जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। टीचर्स लर्निंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्ज़ाम के उस पाठ की जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे, और वह पाठ है पठन कौशल। भाषा कौशल का यह भाग 1 है। पठन कौशल, आपको लेखन कौशल भी मिलेगा, है ना, और भी आगे मिलेंगे, उस पर चिंता ना करें आप। यदि आप सीटेट, केवीएस या झारखंड टेट या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको जानकारी मिलेगी पठन कौशल के परिभाषा की, अर्थ की, उद्देश्य की और प्रकारों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम बात करने वाले हैं पठन कौशल की। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, पढ़ने के बारे में यह चैप्टर है। इसमें हम पठन के परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य और प्रकारों को जानने वाले हैं। पठन कौशल की परिभाषा को समझते हैं। तो पठन का अर्थ होता है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य यानी सोच विचार स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से है। आपने समझ लिया परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल का यह है, पठन कौशल का ये परिभाषा थी। अब हम अर्थ जानेंगे। अर्थ क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ करके उसके भाव को समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, और लिखित भाषा को अच्छे से पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। पठन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं। ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचानना, वर्गों के प्रयोग, वर्गों यहाँ पर हो गया, यहाँ वर्णों होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्णों होगा, यहाँ पर होगा वर्णों। वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, पठित सामग्री के विचारों को समझना और पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना। अब हम जानेंगे पठन कौशल के उद्देश्य को। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना, विद्यार्थी को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कराना, स्व अध्याय की आदत का विकास करना और आत्मविश्वास जागृत करना, छात्रों में एकाग्रता, तत्परता, रुचि जागृत करना, उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना और दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना, लेखक के मनोभावों को स्पष्ट ढंग से समझने की योग्यता का विकास करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पठन कौशल की विधियों की। तो पहला विधि है वर्णोच्चारण विधि, दूसरा है अक्षर बोध विधि, तीसरा है ध्वनि साम्य विधि, और चौथा है देखो और कहो विधि, और चौथा है अनुकरण विधि। एक एक करके सारी विधियों को जानेंगे। पहला है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, कविता विधि, साहचर्य विधि, संगति विधि, संयुक्त विधि। यानी ये भी विधियां हैं। ये तो 4 विधि, यहाँ 5 हुई और इधर भी कुछ विधियां हमने दी है। सारे विधियों को एक एक करके हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ण विधि से, जो कि पहला है। वर्ण विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को श्याम पट पर लिखकर, यानी ए बी सी डी या क ख अ आ लिख करके शिक्षक उच्चारण करता है तथा छात्र आकृति को देखता है और शिक्षक का अनुकरण करके वर्ण का उच्चारण। ये सबसे छोटे बच्चों के लिए लाभकारी है। छोटे बच्चों को वर्णमाला इसी सिखाई जाती है। इस विधि में पहले स्वर यानी अ आ हर्षई दीर्घई होता है। हम सभी भी क्या करते हैं, सबसे पहले स्वर वर्ण ही सीखते हैं, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई। दोस्तों, स्वर वर्ण से एक सवाल हर बार पूछे जाते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। क्या पूछा जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। इसको आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं।
फिर व्यंजन को सिखाया जाता है, फिर मात्राओं को सिखाया जाता है। अब समझेंगे मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वर के जो चिन्ह होते हैं, जैसे आ का होता है आकार, हर्षई का होता है हर्षईकार, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? तो परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्राएं कहते हैं। फिर बाद में हम शब्दों को पढ़ना सिखाते हैं, एक क्रम होता है वर्ण विधि में। दूसरा है शब्द विधि। इस विधि में अध्यापक चित्र दिखाकर चित्र के नीचे लिखे उन नामों को उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हैं। जैसे कि ए फॉर एप्पल, तो एक एप्पल का शेप भी होता है, नीचे ए फॉर एप्पल भी लिखा रहता है। इस विधि में क्रमबद्ध तरीके से स्वरों एवं व्यंजनों का ज्ञान दिया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, आकर्षक व रोचक विधि है। तीसरा है वाक्य विधि। यह शब्द विधि का ही विस्तार है। जब बच्चे शब्द विधि को सीख जाते हैं तभी तो वाक्य विधि, क्योंकि वाक्य जो होता है शब्दों के सार्थक समूह से बनता है। इसमें शिक्षक वाक्य को पढ़ता है तथा छात्र उसका अनुकरण करता है। बार बार वाक्य पढ़ने से छात्र शब्दों से परिचित हो जाते हैं और इसके बाद में वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अलग क्रम में बच्चों के सामने रखते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, या मेरा है यह घर, मतलब अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बच्चों को सिखाया जाता है। अब है ध्वनि साम्य विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड, है कि नहीं। राइमिंग वर्ड में क्या होते हैं, उच्चारण सेम होता है। उसी प्रकार ध्वनि साम्य विधि में भी उच्चारण सेम होता है। वैसे शब्दों को बच्चों को सिखाया, जैसे कौलो कल, नौलो नल, चौलो चल, फौलो फल, बौलो बल, मौलो मल, हौलो हल, गौलो गल। तो इस तरह से उच्चारण करने में उसको अभ्यास हो जाता है, इजीली लगता है, इसलिए जल्दी से सीख जाता है। तो मान लीजिए देखिए कौलो कल, नौलो नल, बौलो बल, तो लॉ को बहुत जल्दी सीखिएगा। इसी प्रकार हम लोग कौरो कर, चौरो चर इस तरह सिखाते हैं छोटे बच्चों के लिए। फिर है कविता विधि। बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है और कविता में भी रुचि होती है और कहानियों में भी रुचि होती है। इसी को ध्यान में रख करके कविता विधि कहता है। इस प्रक्रिया को कहना विधि भी कहते हैं, यानी इसमें कविता को पहले सुनाएगा शिक्षक। इस विधि में कहानी की अपेक्षा सरल वाक्यों वाली कविताएं होती है। अब बच्चों से कविता का गायन करवाया जाता है। अब सरल वाली से बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में था बंदर, लाल किले के अंदर, ये वाला। धीरे धीरे शब्दों और वर्णों को भी पहचानने लगते हैं बच्चे, और इसके बाद वर्णों का क्रम से ज्ञान कराया जाता है। यहाँ वर्ग जहाँ पर भी आपको दिखेगा वो वर्ग नहीं वर्ण है। अब साहचर्य या संगति विधि। इस विधि में बालक की अनुभव सीमा में आने वाले पदार्थों के चित्रों को कमरे में रख दिया जाता है या दीवार पर टांग दिया जाता है। बच्चे चित्रों के नीचे लिखे नामों तथा कार्डों पर लिखे नामों में साहचर्य या संगति स्थापित करते हैं। कहने का मतलब उल्टा पुल्टा करके रख देता है। यदि एप्पल का फोटो है और कहीं पर एप्पल लिखा हुआ है, तो जैसे मिलान नहीं करते हम लोग, वही वाली बात हो रही है। तो मिलाना होगा कि एप्पल कहाँ पर किस नाम के पास जाएगा। अध्यापक इन शब्दों या वर्णों का उच्चारण कराकर बच्चों को उनकी पहचान कराता है। या अगर कहीं पर रखा हुआ तो कहेगा चलो मुझे खोज के दिखा बस, तो बस का फोटो भी खोजेगा बच्चा, इसके बाद उसका नाम भी खोजेगा। तो इससे बच्चे खेल खेल में सक्रिय होकर के सीख जाते हैं। साहचर्य विधि का प्रयोग मारिया मोंटेसरी ने किया था। अब है संयुक्त विधि। जो अंश जिस विधि से ठीक ढंग से सिखाया जा सके उसे उसी विधि से सिखाया दिया। मतलब जो चीज़, कोई चीज़ आगमन से सिखा दिया, कोई निगमन से सिखा दिया, कोई कविता विधि से सिखा दिया, कोई वर्णोच्चारण, सब मिला जुला करके होता है। जैसे देखो और कहो विधि में से वर्णों की पहचान करता है, सामने रख देता है बच्चों के सामने वर्ण, उल्टा पुल्टा करके कहेगा ई वाला उंगली रख देगा, कहेगा बताओ ये क्या है, क है कि मौ है कि रॉ है, ऐसे उल्टा पुल्टा करके। तो ऐसे में क्या होगा, एक एक वर्ण सीखेगा तो फिर शब्द बना करके सिखा देगा, फिर उसको वाक्य बनाना सिखा देगा, है कि नहीं। अब हम देखेंगे पठन कौशल का मूल्यांकन। तो हमें मूल्यांकन क्या करना है और कैसे करना है।
तो हम मूल्यांकन समय इन बातों को ध्यान रखेंगे कि क्या छात्र वर्णमाला के सभी वर्णों को, मैंने पहले ही कहा जहाँ पर वर्गों मिलेगा वहाँ वर्णों कर दीजिएगा, को पहचान कर पढ़ सकता है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे क्या वर्णों के मेल से शब्द बना सकता है कि नहीं, ये मूल्यांकन का तरीका है। या हम ये देखेंगे क्या बच्चों को समुचित ढंग से पढ़ पाता है कि नहीं, बच्चा जो है किताब पढ़ पाता है कि नहीं, ये भी हम लोग भी देखते हैं। या कविता पढ़ता है तो उसको गानाक तरह तो नहीं गा देता है, सही ढंग से पढ़ता है कि नहीं। या हम ये भी देखते हैं कि क्या छात्र सभी विधाओं को उपयुक्त तरीके से पढ़ पाता है। मूल्यांकन करने के लिए हमें ईजी शुरू करना पड़ता है, फिर लेवल को हाई करना पड़ता है, तब हम बच्चे को पकड़ पाते हैं कि उसका लेवल क्या है, कहाँ तक वो जानता है। जैसे अगर गणित चेक करना, जोड़ घटा गुना भाग हम चेक करते हैं कि नहीं, तो जहाँ दिक्कत होता है वहाँ शुरू कर देते हैं। फिर हम देखेंगे क्या छात्र पठन सामग्री का अर्थ समझ सकता है कि नहीं। फिर मुहावरा, लोकोक्ति, सुक्ति का भी अर्थ समझ सकता है कि नहीं। या छात्र अस्पर्श या शुद्ध उच्चारण से साथ पढ़ता है कि नहीं। छात्र हाव भाव, आरोह अवरोह या बलाघात के साथ, बलाघात का मतलब कहाँ जोर देना है, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, जैसे हम लोग होटल बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे होटेल, है कि नहीं। तो इस तरह वो पढ़ पाता है कि नहीं। ये सब मूल्यांकन के तरीके हैं। साथ में क्या छात्र मन लगाकर एक ध्यान एक केंद्रित करके पढ़ता है कि नहीं, दिमाग भटकता है क्या उसका, जहाँ तहाँ पढ़ने लगता है। क्या छात्र यति गति विराम चिन्हों को ध्यान से पढ़ सकता है कि नहीं, रोक रोक करके कहाँ रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ पूरा रुकना है, इसका ध्यान है कि नहीं उसे। क्या छात्र पठित अंश के केंद्रीय भाव को समझता है, यानी पाठ क्या कहना चाह रहा है उसका सारांश समझता है कि नहीं। क्या छात्र श्रोताओं की संख्या अवसर के अनुसार वाणी पर नियंत्रण कर सकता है। कहने का मतलब जब देखा कि कम लोग हैं तो बड़ा बढ़िया आवाज़ निकाल रहा है टनाटन, लेकिन स्टेज में बोलने वाला क्योंकि आने लगा उसका आवाज़ें नहीं निकला मुँह से, तो ऐसा भी होता है क्या। कई लोग बड़े होकर भी डर लगता है माइक पर बोलने में, या कैमरा के सामने उन्हें डर लगता है, ऐसा होता है। क्या छात्र पठित सामग्री के तथ्यों एवं भावों एवं विचारों का चयन कर सकता है कि नहीं, कि क्या कहना चाह रहा है, ये जो वाक्य पढ़ रहे हैं, सामग्री पढ़ रहे हैं, उसका क्या कहना है, क्या मुख्य बातें हैं उसकी, क्या विचार निकल के आता है इससे। क्या छात्र सामग्री का सारांश बता सकता है, इसको संक्षेपण कहते हैं हिंदी में। क्या छात्र पठित सामग्री से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ये आपका बच्चे क्लास में नवोदय वगैरह में पूछा जाता है पैसेज, आपका सीटेट में पैसेज पूछा जाता है। क्या छात्र पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकता है कि नहीं, कि मुख्य बातें जो नीचे में एक सारांश होता है ना, कि जैसे कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सदा सत्य बोलो, इस तरह के नीचे जो वचन दिए होते हैं उसका वो ऐसा कुछ निकाल सकता है कि नहीं। अब हम बात करेंगे पठन कौशल का उद्देश्य। तो विद्यार्थियों को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कराना। दूसरा है स्व अध्याय की आदत का विकास करना, आत्मविश्वास जागृत करना तथा छात्रों में एकाग्रता, तत्परता तथा रुचि जागृत करना। अब हम सबसे बात करेंगे इम्पोर्टेंट कि पठन कौशल के प्रकार, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं मुख्यतः दो बातों को आपको बता दूं, इसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे। पढ़ने के प्रकार, स्कीमिंग रीडिंग, जब पाठक पाठ्य का केंद्रीय भाव या सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है। जैसे हम लोग पेपर पढ़ेंगे तो अभी सीधा दिमाग में आएगा, कई बच्चों के झारखंड टेट में बहाली तो नहीं आ गया कुछ, ये सब खोजने के लिए सब टपाटपाक पढ़ेंगे। या लेखक के उद्देश्य या लिखने की व्यवस्था को समझना चाहिए, क्या लिखा है जरा सा ध्यान से देखें, तो इसे कहेंगे स्कीमिंग रीडिंग, जैसे अखबार। फिर है स्कैनिंग, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी जल्दी पार करता है। मतलब आपको टॉपिक मिल गया कि हाँ झारखंड में आई 2000 बहाली, टॉपिक मिल गया तब सब चीज़ नहीं पढ़िएगा, पत्रांक दिनांक सब कुछ नहीं पढ़िएगा, सीधा टपा करके वाक्यों को पढ़िएगा कि 1 to 5 में कितना है, 6 to 8 में कितना है, क्या डिटेल मांगा गया है, ये सब आप पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं स्कैनिंग। अब है गहन पठन। तो गहन पठन का मतलब एक एक शब्दों को, वाक्यों को ध्यान से लेकर पढ़ना। कई लोगों को आपने देखा होगा पेपर पढ़ने में 4-5 घंटा लगा देते हैं, यानी वो समझ के पढ़ना चाहता। नेक्स्ट है, वो तो मैंने 3 बताए मेन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं, उसको भी डिटेल में जान लेते हैं। अभिव्यक्ति के आधार पर 2 वाटन होते हैं,
एक स्वस्वर पाठन और मौन पठन। स्वस्वर पाठन का मतलब जोर जोर से पढ़ना, बोल बोल के, और मौन पठन का मतलब भीतर भीतर मन मन पढ़ना। स्वस्वर पाठन के 3 प्रकार यहाँ हैं। आदर्श वाचन जो कि शिक्षक के द्वारा होगा, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होगा, और समवेत वाचन समूह में छात्रों के द्वारा होगा। जानेंगे डिटेल इसके भी। अगर लाइक नहीं किया तो कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आपके लिए तो हम चुन चुन के वीडियो लाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, जल्दी से कर लो, और थोड़ा शेयर कर दो। हमें अपने चैनल को आगे लेकर के जाना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो। मौन पाठन में होता है सामान्य मौन पाठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत पठन। ये मौन पठन के 3 प्रकार और स्वस्वर पठन के 3 प्रकार। अब हम सबसे पहले देखेंगे आदर्श वाचन को। पाठ पढ़ाते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। शिक्षक पदों का स्पष्ट उच्चारण करता है ताकि छात्र उनका अनुकरण कर सकें और सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो। ह्रस्व दीर्घ स्वरों के उच्चारण में सावधानी रहे तथा कक्षा में शांति रखनी आवश्यक है। यदि बढ़िया से पढ़ाएगा ना शिक्षक, तो बात को दिमाग घुस गया बच्चा में ना, वो शांत होकर के आपके बात को सुनेगा। जैसे कहानी आप सुनाते हैं, कितना ध्यान से सुनता है। आदर्श वाचन में अभी और है आगे, उच्चारण स्थानों के अनुसार आदर्श वाचन करना आवश्यक है। पाठगत विराम चिन्ह व अन्य चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में सावधानी रखें। ये शिक्षक के क्या क्या करना होगा। भावों के अनुकूल ही पाठों का पठन किया जाना चाहिए। भावानुकूल पाठ आदर्श वाचन का अत्यावश्यक तत्व है। अब है समवेत वाचन, समूह में छात्रों द्वारा। सभी छात्रों से शिक्षक कभी मौन कभी उच्च स्वर में भावों के अधिगम के साथ समवेत वाचन कराता है। कभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, हर दीर्घ स्वरों के उच्चारण में सावधानी रहे, कक्षा में शांति रखना आवश्यक है, भावों के अनुकूल ही पाठों का पठन किया जाना चाहिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कैसे करना है समवेत वाचन। अब हम मौन पठन को देख लेते हैं। तो पहला है सामान्य मौन पठन। तस्वीर को देखिए आप, मौन रहकर सामान्य उद्देश्य हेतु पठन करना। ये महिला जो यहाँ पर दिख रही है, ये पेपर पढ़ रही है, तो क्या ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ती होगी? नहीं। या कोई कथा पढ़ती होगी तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ती होगी? नहीं। तो ये अपने में चाय की चुस्की भी ले रही है, पढ़ रही है आराम से। तो ये क्या है? सामान्य मौन पठन है। दूसरा है गंभीर मौन पठन। पाठ्य सामग्री की तह तक पहुँचना, मतलब जड़ तक पहुँचना, गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करने के लिए मौन पठन किया जाता है। ध्यान से पढ़ने, समझ के। बहुत को ऐसे बोलेंगे आपको, अरे चुप रहो, कितना जोर जोर से पढ़ता है, डिस्टर्ब होता है, ऐसा बोल देगा, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रहा है। सार गर्भित क्लिष्ट व अधिक चिंतन वाली वस्तु का मौन रहकर पठन किया जाना भी इसमें शामिल है। मतलब जिसमें सार गर्भित का मतलब जिसमें रहस्य छुपा हो और उसको ध्यान से पढ़ना है तो आपको मौन पठन करने होगा। देखिए द्रुत पठन, बच्चे एग्जाम की तैयारी का रिवीजन कर रहे हैं। सीखी हुई बात का अभ्यास करने और अवकाश का सदुपयोग करने के लिए द्रुत पठन किया जाता है। मतलब आपने तैयारी कर ली, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिएगा, इसे हम कहेंगे द्रुत पठन। सूचना एकत्रित करने एवं आनंद प्राप्त करने के लिए भी द्रुत मौन पठन किया जाता है। अब हम 2 प्रकार के बात बताएंगे, एक अच्छे विद्यार्थी के गुण और अधम विद्यार्थी के गुण, मतलब खराब विद्यार्थी के गुण। और ये गुण बताए गए हैं पाणिनि शिक्षा के द्वारा। अधम पाठक के 6 लक्षण, यानी ऐसे विद्यार्थी जो बढ़िया से नहीं पढ़ता, उसके 6 लक्षण। गद्य को गीत रूप में पढ़ देगा, वो अत्यंत तेजी से पढ़ेगा, पढ़ते समय सिर को हिलाते रहेगा, बिना विचारे जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ देगा, मतलब गलती है तो गलतियों पढ़ देगा,
सुधार नहीं करेगा, वो अर्थ को बिना जाने ही बोल देगा, अल्प कंठ से बोलेगा, धीरे धीरे से बोलेगा, ऐसे आपने सुना होगा, बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो यही है महिला। यहाँ देखिए आप, उसको ध्यान ही नहीं लगता, तब ना माथा हाथ दिया है, उसको पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, लिख रही है, पढ़ रही है, क्या लिख रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है। श्रेष्ठ पाठक के पाणिनीय शिक्षा में 6 गुण बताए हैं। ये क्या करेगा, नीचे वाली गोलाकार तस्वीर को देखिए, लाइट जला के अकेले बैठा है, सभी बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं ध्यान से। इसमें मधुर, पाठक में मधुरता, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, पदों का विच्छेद, अच्छा स्वर, धीरता या लय के गुण होते हैं। ध्यान से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको क्या करने हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, घंटी वाला, और नहीं तो नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं पहुंचेगा। हमने 1001 के सीरीज भी चलाए हुए हैं CDP के, उसको भी देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्या बोलूँ आपको, ऐसे बाकी तो आप समझदार हैं ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।